हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां DSSB के ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिकली इसे आप कह सकते हैं ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉप, यानी आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में DSSB के सिलेबस में मेंशन ज्योग्राफी से रिलेटेड वे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसके सिलेबस में कुछ टॉपिक मेंशन है ज्योग्राफी के, उनमें से हमने लगभग या आप कह सकते हैं अधिकांश टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। जैसे हमने पढ़ा ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या होती है, कैसे हुई ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, निहारिकाओं के फॉर्मेशन के बारे में देखा, सौरमंडल में विभिन्न ग्रहों के बारे में हमने पढ़ा। इन विभिन्न ग्रहों में एक ग्रह पृथ्वी भी है, तो हमने पृथ्वी के बारे में भी पढ़ा। पृथ्वी के साथ साथ हमने पृथ्वी के आंतरिक परतों का भी अध्ययन किया, आंतरिक परतों, आंतरिक हिस्सों के बारे में पढ़ा। पृथ्वी किस तरीके से गति करती है, यानी पृथ्वी की हमने गति के बारे में पढ़ा, घूर्णन गति, परिक्रमण गति। इन गति के क्रम में कैसे दिन और रात का होना तय हुआ, ये भी हमने देखा। हमने देखा कि पृथ्वी में अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरी रेखाएं क्या हैं, डिटेल से इस पर हमने वीडियोस बनाई हैं। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करिए और आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि पृथ्वी यानी अर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिटेल से हमने अक्षांशीय देशांतरी रेखाओं के बारे में चर्चा की है कि कैसे अक्षांशीय रेखाओं का विस्तार होता है, कैसे देशांतरी रेखाओं का विस्तार है, इन्हें अलग अलग हिस्सों में कैसे देखा जाता है। किसी स्थान पर यानी हम पूरे ग्लोब में किसी स्थान के समय की गणना कैसे कर सकते हैं, किसी स्थान के लिए मानक समय क्या है, ये सब हमने पढ़ रखा है। ठीक है, फिर हमने एक और सेगमेंट कवर किया है, जैसे हमने पढ़ा किसके बारे में, वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या होता है, इसकी संरचना कैसे हुई, इसमें कौन कौन से घटक कार्य कर रहे हैं। वायुमंडल की हमने विभिन्न परतों के बारे में पढ़ा, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, और इन्हें हमने डिटेल से कवर किया है ताकि आप हर एक विशेषता को ठीक से देख पाए, उसे पढ़ पाए, आपको ध्यान रहे कि किसी भी परत की क्या खास विशेषता है, क्योंकि इनके एप्लीकेशन पर प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े और हमने पढ़ा एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, जो था तापमान। तापमान को हमने कवर किया, और तापमान में जब हमने तापमान को कवर किया तो इसमें हमने एक बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ा, तापमान से जुड़ा हुआ ही तापीय प्रतिलोमन, है ना। तापीय प्रतिलोमन को पढ़ने के संदर्भ में हमने एक और चीज कवर की थी। ठीक है, हमने देखा कि कैसे तापमान का प्रभाव ग्लोब पर पड़ता है और कैसे ग्लोब विभिन्न ताप कटिबंधों में डिवाइड है, ताप कटिबंधों में डिवाइड है, हमने उसे भी देखा। कितने प्रकार से इस ग्लोब में जो ताप कटिबंध डिवाइड है उनके नाम क्या है और उनकी खास विशेषताएं क्या है, ये भी हमने कवर किया है। इसे भी आप दृष्टि टीचिंग यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और आपको वहां ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब प्रश्न उठता है, हम अभी हाल ही में क्या पढ़ रहे हैं, हाल ही में या आज का टॉपिक हमारा क्या है। देखिए, जब हमने तापीय प्रतिलोमन पढ़ा था उससे पहले हमने कई इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स पर चर्चा की है। जो आज का हमारा विषय है वे हमारे कल की क्लास का आगे का हिस्सा है, क्योंकि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा। हमने देखा कि कैसे प्रवाहित नदियों के माध्यम से, है ना, क्योंकि हमने एक और कंसेप्ट भी पढ़ा था जब हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि पृथ्वी पर अंतर्जात और बहिर्जात दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं। कैसे अंतर्जात बल के माध्यम से उच्चावचों का फॉर्मेशन होता है और कैसे बहिर्जात के बल के माध्यम से इन उच्चावचों को समतल में बदला जाता है। कैसे बहिर्जात बल, जिसे हम अनाच्छादन कहते हैं, इसमें अपक्षय और अपर्दन दोनों क्रियाएं शामिल हैं। इन अपर्दन के कारकों में नदी भी एक महत्वपूर्ण कारक है, और नदी एक महत्वपूर्ण कारक होने के साथ साथ बहते हुए जल के साथ अंत में जाकर, यानी नदी अपनी अंतिम अवस्था के समय जब वह सागर में मिलती है उससे पहले डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा के बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा एक ग्रीक अक्षर
यानी इस शब्द से लिया गया है, ये एक ग्रीक अक्षर है और इसी से इसका नाम ले लिया गया है डेल्टा। क्यों? क्योंकि नदी जब बहकर अंत में जाती है और वहां जब अवसाद इकट्ठे होते हैं, है ना, और यहाँ जब अवसाद यह इकट्ठे करती है तो इस आकृति का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ डेल्टा के जैसे हो रहा है। इस वजह से इसका नाम क्या कर दिया गया, डेल्टा। हेरोडोटस ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है, नील नदी के डेल्टा के लिए, जहां पर अवसाद इकट्ठे हुए थे, निक्षेपित हुए थे, उस स्थान के लिए उन्होंने क्या इस शब्द यूज किया था, डेल्टा। डेल्टा को ही हम आगे पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में कि आखिर वे कौन सी दशाएं हैं जिनके माध्यम से डेल्टा का निर्माण होता है, यानी क्या जरूरी है जिसकी वजह से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हर नदी का तो अपना, आपने देखा होगा कि आपको कई ऐसी नदियां हैं जहां पर ठीक से पर्याप्त मात्रा में डेल्टा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका क्या कारण है, यानी क्या कारण है, क्या दशाएं हैं, क्या होना चाहिए, जरूरी क्या है, क्या आवश्यक इंपॉर्टेंट इसके साथ डेल्टा के निर्माण के लिए जरूरी चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेल्टा निर्माण की आवश्यक दशाएं। क्या क्या होना जरूरी है जिसकी वजह से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है या डेल्टा का निर्माण होता है। जब हम निर्माण की बात करते हैं इसका मतलब ये कि यहां जरूरी क्या है, नदी के बारे में जानना। क्योंकि डेल्टा का निर्माण क्यों होता है, जब नदी अपने साथ अवसाद बहाकर लाती है और सागर में गिरने से पहले, मान लीजिए यहां पर सागर है, सागर में गिरने, ये सागर में समाहित होने से पहले इन अवसादों का यहाँ क्या हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है। ये अवसाद यहाँ क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इन अवसादों के निक्षेपण से, इन अवसादों के यहाँ इकट्ठे होने से ही डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। और डेल्टा अलग अलग प्रकार के, धनुषाकार, चापाकार या पक्षी के पंखों के पंजों के आकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां जरूरी है ये जो नदी प्रवाहित होकर आई और ये जो नदी आ रही है इसके साथ पदार्थ कौन कौन सा है, पदार्थ का आकार क्या है, ठीक है, और पदार्थ की बनावट कैसी है, ठीक है। आकार क्या है और पदार्थ की बनावट कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पदार्थ के आकार और बनावट के पहले क्या जरूरी है, हो सकता है कि नदी की बिल्कुल पतली धारा हो, इसका मतलब पदार्थ कम होगा। पदार्थ की मात्रा, आकार, बनावट के पहले यह भी तो जरूरी है कि नदी का आकार कैसा है। तो सबसे पहले डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, नदी एक बहुत ही विस्तृत हिस्से के रूप में आगे बढ़ रही हो, यानी क्या जरूरी है कि नदी का प्रवाह जो हो रहा है वह नदी कई किलोमीटर से आ रही हो, ठीक है। यानी क्या जरूरी है, सबसे पहले कि नदी का आकार, एक तो नदी बहुत चौड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नदी का आकार, नदी का आकार। फिर दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, नदी अपने साथ आयतन कितना इकट्ठा लेकर आ रही है, ठीक है। तो नदी के आकार के साथ साथ जरूरी क्या है, नदी का आयतन। आयतन अपने साथ कितना जल, अपने साथ कितना जल और पदार्थ को अपने साथ बहाकर वह ला रही है, यानी नदी का आयतन कितना है। जितना बड़ा नदी का आकार होगा, जितना बड़ा नदी का आयतन होगा, जितना बड़ा आयतन और आकार, इसका मतलब क्या है, उतना ज्यादा पदार्थ यह इकट्ठा करके लाएगी, उतना अवसाद इकट्ठा करके लाएगी, और जितना अधिक अवसाद होगा यहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन, डेल्टा का निर्माण उतना बड़ा और उतना अधिक होगा, ठीक है। तो डेल्टा के निर्माण के लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले नदी का आकार, नदी का आयतन और साथ में नदी की लंबाई, कि नदी कितनी किलोमीटर से बहकर आ रही है। जितनी दूरी से नदी बहकर आएगी वह उतनी अधिक मात्रा में अपने साथ पदार्थों को बहाकर मुहाने तक लेकर आएगी, ठीक है। तो जरूरी क्या है, जब हम डेल्टा के निर्माण की बात करते हैं कि नदी कितनी दूर से बहकर आ रही है, ठीक है। यानी आपको पता होना चाहिए सबसे पहले डेल्टा के निर्माण के लिए नदी का आकार,
नदी का जितना बड़ा आकार होगा, नदी का आयतन, ठीक है, और नदी कितनी किलोमीटर से या कितने हजार या कितने 100 किलोमीटर से चलकर आ रही है। तो यहाँ पर कितनी लंबी नदी है यह भी जरूरी है ना, कि नदी का मार्ग कितना लंबा है, नदी का मार्ग कितना लंबा है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या जरूरी है, नदी का मार्ग, इसमें भी नदी का मार्ग लंबा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, ये जरूरी है। आवश्यक दशाएं हैं डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए, नदी का आकार बड़ा होना चाहिए, नदी का आयतन अधिक होना चाहिए, नदी का मार्ग भी लंबा होना चाहिए, ठीक है। जब नदी का मार्ग लंबा होगा इसका मतलब कि वह अपने साथ अधिक मात्रा में अवसाद या पदार्थों को बहाकर अपने मुहाने तक लाएगी। तो वह जितना अधिक बड़ा मार्ग होगा, लंबा मार्ग होगा, अधिक पदार्थ नदी बहाकर कहां लाएगी, अपने मुहाने तक लाएगी, ठीक है। और जितना अधिक पदार्थ बहाकर नदी अपने मुहाने तक लाएगी, जैसे सागर में मिलती है उससे पहले, सागर में मिलने से पहले उतने बड़े डेल्टा का निर्माण होगा, ठीक है, उतने बड़े डेल्टा का निर्माण होगा। अब यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिन पदार्थों की हम बात कर रहे हैं, जिन हम पदार्थों की बात कर रहे हैं, ये पदार्थ, ठीक है, जिन पदार्थों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इन पदार्थों के प्रकार को भी देखा जाएगा कि जो अवसाद नदी बहाकर ला रही है, जो पदार्थ नदी बहाकर ला रही है, उन पदार्थ का आकार कैसा है और उसकी बनावट कैसी है। क्यों? मान लीजिए कि यहां पर बहुत ही बारीक कण नदी बहाकर लाई, बारीक या महीन कण लेकर आती है, महीन बिल्कुल छोटे। यदि नदी बिल्कुल बारीक और महीन कण लेकर आएगी, इसका मतलब ये बारीक और महीन कण नदी के सागर में मिलने के साथ, यदि नदी का वेग तेज रहेगा तो ये बारीक और महीन कण कहां चले जाएंगे, सागर के साथ चले जाएंगे, सागर के पानी में मिल जाएंगे, जल में मिल जाएंगे और ये सागर में ऊपर की ओर तैरते रहेंगे, ठीक है। वहीं इसके विपरीत यदि पदार्थ जो है या जो कण है, यहां तो कण क्या थे, महीन थे, बारीक थे, यदि यही आकार या यही कण, मान लीजिए कि पदार्थ जो है बड़े आकार वाले कणों से मिलकर बना है, बड़े कणों से मिलकर बना, अगर ये बड़े कण वाले पदार्थ होंगे, इसका मतलब ये कि जब नदी बहुत तेजी से आगे की ओर आएगी, वेग कैसा हो, बड़े पदार्थ होने की वजह से सागर में गिरने से पहले ही ये पदार्थ यहाँ क्या हो जाएंगे, नीचे की ओर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि भारी है, कण है, यहां पर भी नहीं जा पाए। अब जैसे ही ये पदार्थ यहाँ पर इकट्ठे होंगे, जितने बड़े आकार के होंगे, जितने बड़े इनके कण होंगे, ये पदार्थ उतने अधिक इकट्ठा होंगे और इनके पदार्थों के इकट्ठे होने से ही डेल्टा का निर्माण होता है। ये डेल्टा के निर्माण में जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, पदार्थ का आकार, इनकी बनावट। जैसे ही यदि बारीक या महीन है तो ये तो बह जाएंगे सागर के साथ ही, उसी के जल में ऊपर तैरते रहेंगे। लेकिन यदि ये पदार्थ बड़े कणों से मिलकर बनते हैं या बड़े कणों वाले हैं, यदि ये पदार्थ बड़े कणों वाले होंगे तो नदी के सागर में प्रवेश करने से पहले ही ये नीचे तल में क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठने लगेंगे और यही डेल्टा के निर्माण में सहायक है, डेल्टा के निर्माण में क्या है, सहायक है, ठीक है। ये तो हमने बात की नदी की लंबाई के बारे में, नदी के नदी में जो पदार्थ कणाएं हैं उनके आकार वाकार के बारे में। अब यहाँ दूसरी चीज भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्या क्या आवश्यक दशाएं और होनी चाहिए डेल्टा के निर्माण के लिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज कि जो नदी अपने साथ पदार्थ बहाकर ला रही हो, उस नदी का वेग सागर में मिलने के समय कम होना चाहिए या मंद होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर पहली चीज आपको क्या नोट करनी है कि जो नदी बहुत लंबाई से या बहुत दूरी से बहकर अवसाद या पदार्थों को बहाकर ला रही है, जिस नदी में डेल्टा की बात की जा रही है, उस नदी के सागर में मिलने से पहले वेग को क्या होना चाहिए, मंद होना चाहिए या बिल्कुल कम होना चाहिए, ठीक है।
तो मुहाने के पास नदी का वेग कम या आप कह सकते हैं मंद होना चाहिए, ताकि यदि यह वेग मान लीजिए मंद नहीं हुआ, तेज हुआ, तो फिर वह अवसाद सागर के साथ जाकर मिल जाएगा। वह अवसाद नीचे जमा नहीं हो पाएगा, अवसाद बहुत तेजी से तेज गति के कारण वेग की वजह से क्या होगा, सागर में मिल जाएगा और फिर डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या जरूरी है कि मुहाने के पास नदी का जो वेग है वह कम होना चाहिए, ताकि समस्त पदार्थ क्या हो सके, मुहाने में ही जमा हो सके, ताकि समस्त पदार्थ क्या हो सके, मुहाने पर ही जमा हो सके। ठीक है, ये थी एक बात। ठीक, यदि हमने देखा हमने कि यदि समस्त पदार्थ मुहाने पर जमा हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या, दूसरा, ये तो हमने बात की नदी के बारे में, नदी की मुहाने के पास नदी का वेग क्या होना चाहिए, मंद होना चाहिए। दूसरा, जिस सागर में नदी जाकर गिर रही है या जिस सागर में नदी जाकर गिरती है, उस सागर की लहरों का भी वेग मंद होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, जिस सागर में नदी जाकर गिरती है उन सागरी लहरों का वेग भी मंद होना चाहिए। सागरीय लहरों का वेग भी क्या होना चाहिए, मंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ये लहरें बहुत ही तीव्र गति से आ रही हैं, तीव्र गति से आने के क्रम में ये नदी के अवसाद को बहुत तेजी से लहरें बहाकर ले जाएंगी, और यदि ये लहरें बहुत तेजी से नदी के अवसाद को बहाकर ले जाएंगी, पदार्थों को बहाकर ले जाएंगी, तो डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिस सागर में नदी बह रही है या जिस सागर में नदी मिलने वाली है, गिरने वाली है, उस सागर के लहरों का वेग भी मंद होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो निक्षेपित पदार्थ होगा नदी का, यह है ताकि निक्षेपित पदार्थ सागर में ना बह जाए। ठीक है, ताकि जो निक्षेपित पदार्थ है वह सागर में ना बह जाए और डेल्टा का निर्माण हो सके। तो जरूरी क्या है कि निक्षेपित पदार्थ को ये सागर की लहरें काटकर बहाकर ना ले जा पाए। डेल्टा के निर्माण के लिए जरूरी है कि सागरी लहरों का वेग भी मंद होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि डेल्टा के निर्माण के लिए जरूरी है अवसादों का इकट्ठा होना, और अवसाद कब इकट्ठे होंगे, जब मुहाने के पास नदी का वेग भी मंद होगा। जिस सागर में नदी मिल रही है उस सागर का वेग, उन लहरों का वेग भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि नदी का वेग कम है, नदी का वेग मंद है, लेकिन लहरों का वेग इतना अधिक हुआ कि वो जो जमाव वाला अवसाद है वे उसे भी बहा कर ले गए, तब भी डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दूसरी दशा भी होनी यहाँ जरूरी है। ठीक है, एक और तीसरी चीज ध्यान रखिएगा, सागर की लहरें और नदी की लहरें या नदी के चलने के साथ साथ तीसरी चीज भी इंपॉर्टेंट है, ज्वार। हम सभी जानते हैं कि नदी का जल या सागर का जल, समुद्र का जल दिन में एक बार, हालांकि कई बार 2 बार भी आपको देखने को मिलेगा, ऐसी कंडीशन होती है कि जब सागर का जल बहुत तेजी से तट की ओर आता है, मान लीजिए तट है, ये समुद्र है, समुद्र का जल बहुत तेजी से तट की ओर आता है और बहुत सारे तीव्र गति से लहरें ऊपर की ओर उठती हैं, ये लहरें फिर वापस लौट जाती हैं। ठीक है, इसे हम ज्वार कहते हैं, जो तीव्र गति से तट के पास सबसे ऊंचाई पर आती हैं लहरें, और जो वापस लौट जाती हैं इसे हम कहते हैं भाटा। वापस से समुद्र की ओर जो लहरें लौट गई उन्हें भाटा। जो ये तेजी से लहरें ऊपर की ओर उठती हैं और बहुत तेजी से तट के ऊपर आती हैं, तट के पास आती हैं, यहां से तट के पास जो भी चीजें हैं उन्हें बहा कर ले जाती हैं, है ना। तो ध्यान रखें, यह एक और चीज जरूरी है कि जो ज्वार वाली कंडीशन है तट के पास, यह मंद होनी चाहिए। ठीक है, यानी जरूरी क्या है कि मुहाने के पास जो ज्वार की तरंगें हैं, मुहाने के पास ज्वार तरंगें
ज्वार तरंगे भी क्या होनी चाहिए, मंद होनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो ये तीसरी चीज है जो जरूरी क्या है, डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो मुहाने के पास ज्वार तरंगे क्या होनी चाहिए, या तो आप कह सकते हैं दुर्बल, या तो आप कह सकते हैं मंद होनी चाहिए, ताकि ये ज्वार तरंगे भी उन अवसादों को बहाकर अपने साथ ना ले जा सके, क्योंकि यदि ये ज्वार तरंगे ने बहाकर ले गई तो डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो निक्षेपित पदार्थ को लौटते वक्त ये बहाकर ना ले जाए, इसके लिए जरूरी क्या है कि मुहाने के पास ज्वार तरंगे दुर्बल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है, इन कंडीशनों के होने के साथ, यानी ये ऐसी कुछ दशाएं हैं, यदि ये दशाएं मौजूद होती हैं तो ही डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन यदि यहाँ पर ज्वार तरंगे बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगी तो ये निक्षेपित पदार्थ को काटकर बहाकर ले जाएंगे। सागरी तरंगे यदि बहुत तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ेंगे तो नदी के पास, नदी के मुहाने के पास जो निक्षेपित पदार्थ होगा वह उसे भी बहाकर ले जाएंगे, और ऐसे में डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा। डेल्टा के लिए जरूरी क्या है कि वहां पर ये लहरें मंद गति से काम करें, नदी का वेग मुहाने के पास कम हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो अवसाद है वे इकट्ठे हो सकें, ताकि यहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो सके। ठीक है, तो ये थी क्या, डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे डेल्टा की संरचना के बारे में, और इनकी संरचना के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी हम देखेंगे। ठीक है, तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।